नमस्कार दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं कक्षा की। आप सभी हमारे इस कोर्स को, जो कि आपका एथिक्स टॉपिक को कवर अप कर रहा है, इसे हमारी आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर भी इनर लिस्ट देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मैंने अवेलेबल कराया हुआ है। तो वहाँ से क्या है, आपको डिटेल में पूरा जो एक एक करके क्लासेस है वो वहाँ पर एक जगह ऑर्गेनाइज मिल जाएगी। तो जिन छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर कर लें। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां से जो भी इंपॉर्टेंट खबरें होती है या फिर जो भी टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं वो आपको वहां मिल जाता है। कुछ छात्रों का ये प्रश्न था कि सर आप अपनी तैयारी में जुट गए हो और हमें क्लासेस नहीं दे रहे हो। तो देखिए, समस्या ये है कि जब तक टॉपिक को मैं पूरा क्लियर नहीं करूंगा तब तक जो है मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। मतलब मेरा ये मानना है कि मुझे खुद को वो सारी चीजें ढंग से क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर तो मैं आपको क्लास लूं। और अगर मैं आपको आधी अधूरी क्लास ले लूं तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि एथिक्स बहुत ही पेचीदा विषय है। एथिक्स को आप इतना सिंपल नहीं समझ सकते। यहां पर कंसेप्ट्स में बहुत शब्दों का बहुत ज्यादा एक अंतर है, और उस अंतर को पूरा करना एक हर एक शिक्षक का दायित्व बनता है। तो अगर एज ए मैं यहाँ पर आपका शिक्षक खड़ा हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सबसे बेस्ट चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए दूं। ठीक है। तो एथिकल कंसेप्ट्स की बात करें तो रित और ऋण, इन दोनों को हमने कवर किया था। और इसके बाद में हमने कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी की अवधारणा, कर्तव्य क्या है, ये भी मैंने आपको पिछली कक्षा में समझा दिया। 18 चैप्टर हो चुके, 19वां चैप्टर हमारा है। इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ गुड एंड वर्च्यू, लेकिन इसे मैं अभी नहीं करवाऊंगा। उसका रीजन ये है कि मैं केवल आपको इसकी डेफिनेशन दे दूं, उससे काम नहीं चलने वाला। क्या होगा कि जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है हमको इसे विस्तार से पढ़ना होगा। अलग अलग विद्वान क्या सोचते हैं, अरस्तु क्या सोचता है, प्लेटो क्या सोचता है, कांट क्या सोचता है, ठीक है, गांधी जी की नजर में शुभ सद्गुण क्या है, वो सारी चीजें हमको एक एक करके देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम इसे वहीं पर कवर करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि एक ही जगह पर सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। ठीक है। मैंने इंग्लिश में आपका यह सिलेबस क्यों लिया है, उसका कारण यह है कि हिंदी में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस को थोड़ा सा जो अर्थ है ना, वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं दे रखा। अब जैसे यहां पर बिहेवियर लिखा हुआ है, ठीक है, और इन्होंने वहां पर दे दिया व्यवहार। लेकिन हमें यहां पर जिस बिहेवियर की बात करनी है वो दरअसल आचरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बिहेवियर शब्द पे, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए इंग्लिश में कौन सी टर्म है। क्योंकि देखिए, बिहेवियर का मतलब वैसे तो हिंदी भाषा में व्यवहार ही होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं यूपीएससी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वहां पर बिहेवियर का मतलब है आचरण से। दरअसल ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये थर्ड टॉपिक जो है, इसमें इन्होंने दो टॉपिक्स को ऐड कर दिया है। एक तो है आपका एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, और दूसरा टॉपिक है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी। अब ये यहां पर जबरदस्ती घुसाया हुआ टॉपिक है, ठीक है, कि फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी को इन्होंने घुसा दिया, क्योंकि रीजन ये है कि इंटीग्रिटी एक वैल्यू है, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू के रूप में जानी जाती है, और उसका एक पूरा टॉपिक है वैल्यूज का। इंटेग्रिटी क्या होती है, ठीक है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, प्रोबिटी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है, आपका जो टॉलरेंस क्या होती है, लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव क्या है, आपका सहिष्णुता हो गया। ये सारे टॉपिक्स एक साथ पढ़ने पड़ते हैं, और आरपीएससी ने क्या किया, उसे उठाकर डाल दिया कहां पर, पेपर थर्ड में, आपके लोक प्रशासन में। तो वहां पर उठा करके उसे रख दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब छात्रों के लिए रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब आप इंटीग्रिटी नहीं जानते तो फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी कैसे जानोगे। तो बोनस में ये टॉपिक जब हमारा हो जाएगा थर्ड, तब मैं आपको क्या है ना, ये चौथा जो टॉपिक शुरू करूंगा वो वहां से उठाऊंगा, लोक प्रशासन से। तो आपको जितने भी हमारे छोटे छोटे वैल्यूज जो हैं लोक प्रशासन में, उनकी समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से डेफिनेटली प्रश्न आते हैं। क्लियर। चलिए, तो आज की कक्षा में हम शुरुआत कर रहे हैं एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। ठीक है। एक्चुअल में ये पूरा टॉपिक है एटीट्यूड पर, ठीक है, ये जो वर्डिंग इसमें है एटीट्यूड, उस पर ये पूरा का पूरा टॉपिक है। आपके सिलेबस में एटीट्यूड भी है और एप्टीट्यूड भी है। एप्टीट्यूड आपको पेपर थर्ड में पढ़ना है, वहां पर जब आप वैल्यूज पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज, तब वहां पर एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ना होता है। तो इसको हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा की।
अच्छा, आपके कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह का आपको कोई प्रश्न किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड हो, तो इसका आप क्वेश्चन मुझे कहाँ पूछेंगे? देखो यूट्यूब पर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, बट अगर आप एप्लीकेशन में कमेंट करते हैं, वहां पर डिस्कशन फोरम बना हुआ है एक, हर एक वीडियो के नीचे आप देखेंगे एक डिस्कशन फोरम होता है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद वहां पर आप क्या करेंगे, उस डिस्कशन फोरम में जाएंगे और वहां पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा मैं वहां से क्लियर करने की कोशिश आपको कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति टॉपिक जो है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम और भी नाम दे सकते हैं अभिवृत्ति के लिए। आप इसे मनोवृत्ति भी कह सकते हैं, बहुत से इसके नाम हैं, शब्द बहुत सारे हैं, तो शब्दों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और खास करके जब भी आप इन टॉपिक्स को देखेंगे तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन को भी जरूर देखेंगे, क्योंकि वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपसे कौन सा शब्द पूछा जा रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द को कहीं और पर किसी अर्थ में ले लिया जाता है और कहीं पर किसी और, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे एटीट्यूड जो है उसके लिए आपके अभिरुचि शब्द को भी प्रयोग कर लिया जाएगा, ठीक है, जबकि अभिरुचि यहां पर सही शब्द नहीं होगा। तो अभिवृत्ति कह सकते हैं, मनोवृत्ति कह सकते हैं, हम इसे रवैया कह सकते हैं, ठीक है, किसी चीज के प्रति आपका कैसा रवैया है। या फिर हम कह सकते हैं मानसिकता। बहुत से शब्द आते हैं जो आपके एक साथ इसी टॉपिक पर हैं। और सोच, ये लगभग एक जैसे शब्द निकल के हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो शब्द क्या है हमारा मूल? एटीट्यूड। जिन शब्दों में हम कंफ्यूज होते हैं उनमें आपका एक तो आता है एटीट्यूड, इसके साथ आता है आपका एक एप्टीट्यूड, ठीक है। ये दो शब्द, इन दो शब्दों के अंतर्गत आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अभी हम एटीट्यूड को पढ़ेंगे और इसके बाद जब हम एप्टीट्यूड में जाएंगे तब मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूंगा। क्योंकि अभी क्या है, एटीट्यूड अगर समझ में आ गया तो फिर आप आराम से समझ जाओगे कि एप्टीट्यूड कैसे एटीट्यूड से अलग होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। हम सबसे पहले अभिवृत्ति जो है इसको डिफाइन करेंगे कि अभिवृत्ति क्या है और अभिवृत्ति जो है उसको हमें क्यों पढ़ना है, पहले तो वो देखेंगे हम। उसके बाद में अभिवृत्ति के जो पक्ष हैं उन पक्षों पर मैं एक एक करके बात करूंगा। उसके बाद में अभिवृत्ति का जो आचरण की वजह से या बिहेवियर की वजह से जो भी प्रभाव होता है उसको हम देखेंगे, क्योंकि एक घटक भी जो है अभिवृत्ति का होता है, बिहेवियर अपने आप में एक घटक है अभिवृत्ति का ही, तो उसको हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे मॉरल एंड जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है, ठीक है, नैतिक अभिवृत्ति और राजनीतिक अभिवृत्ति पर। मैं आपको अभी तक पिछली कक्षाओं में नोट्स लिखवा रहा था, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं नोट्स तो आपको नहीं लिखा पाऊंगा, लेकिन आपको पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा इसका, ठीक है। तो वो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? आरएस जंक्शन ऐप पर, तो वहां पर आप इसको देख पाओगे, ठीक है। चलिए, तो अब शुरुआत करें अभिवृत्ति के बारे में। अभिवृत्ति क्या है? देखिए दोस्तों, हमारा जो समाज है इसमें दिन प्रतिदिन जो है हमारे पास में अलग अलग बहुत से मुद्दे आते हैं, बहुत से ऐसी सिचुएशंस आती है जिनके प्रति हम अलग अलग तरीके से जो है रिएक्ट करते हैं। अभी अगर हम ब्रॉड तरीके में या लोगों के बीच में जो ज्ञान के अभाव की वजह से इसका जो हमने वो बना रखा है अभिवृत्त जो एटीट्यूड शब्द है, इसके बारे में हमने क्या बना रखा है, एक अवधारणा बना रखी है। जैसे आपने देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि यार बहुत एटीट्यूड है बंदे में, यही बात हम ज्यादातर सुनते हैं लोगों से। तो हमेशा हम दरअसल एटीट्यूड को नकारात्मक अर्थ में ज्यादा लेते हैं, जो सामान्य अगर आप कहीं पर भी अपने माहौल में देख लीजिए, यहां तक कि आप स्वयं भी इस शब्द का कई बार अनजाने में गलत प्रयोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी सफल व्यक्ति अगर आपको जीवन में दिखेगा, ठीक है, ये स्वाभाविक है, ये मनुष्य के लगभग सब हर एक मनुष्य के लिए होता है, तो हमें एक थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना तो होती ही होती है। कोई भी सफल व्यक्ति होगा निश्चित रूप से हमें उससे ईर्ष्या की भावना होगी।
और उसके व्यवहार को या किसी विशेष स्थान पर उसकी राय को सुनकर के, ठीक है, या उसके प्रदर्शन को देख करके हम अचानक से बोल पड़ते हैं कि कितना एटीट्यूड है, ठीक है, ये बात हम हमेशा बोल देते हैं। लेकिन ये जो एटीट्यूड बोलना जो है, या फिर हम जो इस तरह से शब्द का प्रयोग करते हैं, दरअसल हम उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व जो है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके लिए हम इस शब्द को कई बार प्रयोग कर लेते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए ये प्रयोग, वो मैं आपको इसके डेफिनेशन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो अभिवृत्ति शब्द जो है ना, अपने आप में 3 अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अभिवृत्ति जो है ये 3 अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ है। जस्ट अ मिनट। तो कोई भी व्यक्ति जो है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कोई भी व्यक्ति की। तो देखिए, हम नीति शास्त्र में बार बार किसके बारे में बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, मानव है, मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है। तो अभिवृत्ति किससे जुड़ी हुई है, पहली बात तो मनुष्य से, जानवरों से जुड़ी हुई नहीं होती है। जानवरों का कोई एटीट्यूड नहीं होता है, ठीक है। एटीट्यूड किनका होता है, मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य सोच सकता है, और कहीं ना कहीं ये जो शब्द है अभिवृत्ति, इसमें सोच जुड़ी हुई है। बिना सोच के अभिवृत्ति नहीं हो सकती। यहां पर थिंकिंग है आपकी, आपका विचार है, तो विचारों से जुड़ा होने की वजह से अभिवृत्ति केवल मनुष्य से जुड़ी हुई है, ये किसी जानवर के लिए नहीं है। और सबसे शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि जो है आपके अभिवृत्ति शब्द, जो नीति शास्त्र है, ये पूरा का पूरा मनुष्य के इर्द गिर्द है। वो भी कौन सा मनुष्य, जो सामाजिक प्राणी है और जो समाज में रहता है एक सामान्य प्राणी के रूप में। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी विषय, ठीक है, किसी भी विषय, विषय मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, कोई भी मुद्दा हो सकता है। हो सकता है ये धर्म हो, ठीक है, हो सकता है ये जाति हो सकता है ये रिश्ते हो सकता है ये परिवार हो, कोई घटना हो, समाज में हो रहा हो कोई बदलाव हो, कोई परिवर्तन, कोई विकास, कोई विनाश, या कोई भी प्राकृतिक घटना, या किसी का व्यवहार, कोई भी चीज, कोई भी विषय जो है उसके प्रति जब भी वो व्यवहार करता है, तो दरअसल उसमें 3 चीजें होती है, 3 पक्ष इसमें होते हैं। जो पहला पक्ष इसका होता है उसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। पहला पक्ष जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा जो किसी भी विषय के प्रति हमारा पक्ष होता है उसको हम बोलते हैं भावनात्मक पक्ष। और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं व्यवहारात्मक पक्ष। ठीक है, 3 आपके पक्ष है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव, ठीक है। भावनात्मक मतलब अफेक्शन या अफेक्टिव, अफेक्टिव पक्ष हो गया, इंग्लिश वर्ड्स पता होने चाहिए थोड़ा सा बेसिक। और व्यवहारात्मक मतलब बिहेवियर, ठीक है। तो आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर, ये 3 पक्ष होते हैं जो बहुत ही महत्व रखते हैं और इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो 3 पक्ष हमारे हो गए हैं, कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। ये 3 पक्ष है जिन तीनों पक्षों पर हमको चर्चा करनी है। तो कोई भी विषय जो है, उस विषय के बारे में किसी भी व्यक्ति के हमेशा 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है संज्ञानात्मक। इसका मतलब क्या है संज्ञानात्मक पक्ष का? अब मान लीजिए मैं आपको टॉपिक देता हूं सत्य, मैंने क्या बोला आपको, सत्य। अब इस सत्य शब्द जो है, इसको जैसे ही मैंने बोला, आपके दिमाग में उस सत्य से जुड़ी बहुत सी जानकारी आपके दिमाग में घूम रही होगी। सत्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपने आज तक क्या पढ़ा है, लोगों से क्या सीखा है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में तुरंत आ गई है ना। तो सत्य के बारे में आपके विचार, ठीक है, आपका विश्वास, आपका ज्ञान, आपकी समझ,
मतलब जो कुछ आपके पास में संज्ञानात्मक रूप से इसके बारे में है, ठीक है, आपका विचार, विश्वास, ज्ञान, समझ, जानकारी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई पर्सपेक्टिव आपने बना रखा है, कोई धारणा आपने बना रखी है अपने मन में, ये सारी चीजें इस विषय, विषय क्या हो गया, कोई सा भी विषय ले लो, कोई सा भी विषय, चोरी, मैंने बोला चोरी, ठीक है, तो चोरी के बारे में आपका कोई भी विचार, विश्वास, ज्ञान, समझ, जानकारी, धारणा हो सकती है। मैंने आपको बोला धर्म, तो धर्म शब्द बोलते हैं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी होगी कि धर्म क्या होता है, धर्म कैसा होता है, धर्म को कौन सा धर्म हमें मानना चाहिए, ऐसी बहुत सी चीजें आपके दिमाग में है जो आपने अपने पूरे जीवन भर के अनुभवों से आपको जो सिखाया गया है, जो आपने देखा है, जो आपने लोगों को करते हुए देखा, वहां से सीखा है। तो पहला पक्ष कोई भी जो होता है वो क्या होता है, किसी भी विषय के प्रति व्यक्ति का संज्ञानात्मक पक्ष होता है। कोई सा भी विषय ले लो, जैसे फुटबॉल, अब मैंने फुटबॉल बोला तो फुटबॉल का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि फुटबॉल एक तरह का खेल होता है, ठीक है। फुटबॉल का नाम आते ही आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो है भारत का, या फिर केरला जैसे जो क्षेत्र है, वहां पर फुटबॉल ज्यादा खेला जाता है। फिर आप सोचेंगे कि पुरुषों, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इस खेल का ज्यादा प्रचलन है। फिर आप दिमाग में लगाओगे कि फुटबॉल खेलने से हमारा शरीर मजबूत होता है। ये सब क्या है, ये आपका विचार है, विश्वास है, ज्ञान है, समझ है, जानकारी और आपकी धारणा है, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि मैं बोलता हूं पत्नी, अब पत्नी का नाम लेने के साथ ही हर व्यक्ति के मन में अलग अलग तरह के विचार आएंगे। कोई सोचेगा कि पत्नी को जो है घर के कामों में निपुण होना चाहिए, पत्नी सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, पत्नी को जो है बाहर कमाने नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों की ये सोच होगी। कुछ की आएगी कि पत्नी जो है पति की पूरी तरह से सहयोगी होती है, जो पति है उसको आगे बढ़ने में उसके बहुत योगदान होता है। पत्नियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको भी पति की जो है मदद करनी चाहिए प्रत्येक कार्य में, साथ खड़े होकर के। वो समझदार होनी चाहिए, जिम्मेदारी निभाने लायक होनी चाहिए। वो एजुकेशन में भी हो सकती हैं, वो पढ़ाई भी कर सकती हैं, वो किसी जॉब को भी कर सकती हैं, ठीक है। उनको अपने माता पिता की, मतलब हर तरह के जो विचार आपके दिमाग में है, ये सारी चीजें संज्ञानात्मक कॉग्निटिव पक्ष को दर्शाती है किसी भी विषय के प्रति किसी व्यक्ति की जो सोच है उसमें से। क्लियर हो गया। पहली चीज है संज्ञानात्मक पक्ष, जो जुड़ा हुआ है आपके विचार से, विश्वास से, ज्ञान से, समझ से, जानकारी से और धारणा से। कुछ भी कह सकते हैं, दो तीन आपको याद होनी चाहिए कि ज्ञान, समझ, विचार या विश्वास, इस तरह की चीजें इसमें एक पक्ष के रूप में आ जाती है, संज्ञानात्मक। क्लियर। दूसरी चीज है भावनात्मक। तो अब जो ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान के आधार पर आप बनाओगे राय। जैसे कि मैं हूं घनश्याम, ठीक है, घनश्याम सर, या फिर कोई बोलेंगे घनश्याम ब्रदर, कुछ भी XYZ, कुछ सर कहेंगे, कुछ ब्रदर कहेंगे, कुछ कहेंगे यूट्यूबर, जो भी कहेंगे। तो आप में से कुछ लोगों को मैं पसंद हूं और कुछ लोगों को मैं नापसंद हूं, ठीक है। तो ये एक भाव आप लोगों के मन में होगा, और ये भाव भावनात्मक पक्ष है, पसंद और नापसंद, पसंद या नापसंद का भाव। कोई सी भी चीज हो, उसके प्रति आपका, या तो आप उसे पसंद करेंगे या आप उसे ना। जैसे चाय, मैंने बोला चाय, तो चाय को लेते ही आपके दिमाग में आ जाएगा चाय पीने से क्या होता है, एनर्जी मिलती है। या फिर कोई बोलेंगे कि चाय जो है बिल्कुल खराब चीज है, अंग्रेजों में पता नहीं क्यों दे गए। अब ये वही बात है, आपने कहानी सुनी होगी बीरबल की। तो बीरबल को जो है ना, एक बार अकबर ने पूछा कि बीरबल, ये एक दिन बैंगन खा कर आया अकबर, और उसने पूछा कि ये बैंगन जो है, बैंगन तो बड़ी बुरी चीज होती है, इसको खाओ तो बड़ा अजीब सा दिमाग खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है, खाने लायक कोई फल नहीं है, सब्जी नहीं है। तो इतने में बीरबल बोलता है, जी जहांपना, बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा, बैंगन से खराब सब्जी कोई हो ही नहीं सकती, तुरंत खराब हो जाता है, देखते ही घिन आने लगती है, ये होने लगता है, वो होने लगता है, बुराइयां करना उसने शुरू कर दिया। उसके बाद में थोड़े दिन बाद जो है, एक दिन अकबर को बैंगन का भलीता किसी ने खिला दिया, उसको अच्छा लगा, तो उसने बोला कि बैंगन तो बहुत अच्छी सब्जी है, बैंगन से बढ़कर कोई सब्जी नहीं होती। तो उसी के साथ साथ बीरबल भी बोलता है कि बिल्कुल जहांपना, बैंगन से बढ़िया कोई सब्जी नहीं हो सकती, बैंगन ये गुण है, बैंगन में वो गुण है, बैंगन। तो उसने उसके गुण गिना दिए। अब अकबर ने उसको थोड़ी देर बाद पूछा कि यार बीरबल, एक बात बताओ, तुम जो है थोड़े दिन पहले जब मैंने कहा कि ये बैंगन जो है अच्छा नहीं होता, तो तुम अच्छा बोल रहे थे, और आज मैंने बोला कि बैंगन बुरा है, तो तुमने बुरा बोलना शुरू कर दिया। तो ये बताओ, तुम इस तरह से दोनों पक्षों में कैसे खड़े हो सकते हो। तो बीरबल ने कहा कि जहांपना, मैं बैंगन का सेवक थोड़े हूं, मैं तो आपके दरबार में काम करता हूं। तो आपको जो पसंद है वो मुझे पसंद है, आपको जो नहीं पसंद है वो
मुझे नहीं पसंद है। तो देखो, हर चीज के प्रति व्यक्तियों की या तो पसंद हो सकती है या फिर नापसंद हो सकती है। तो ये हो गया उसका भावनात्मक पक्ष। ठीक है, दो चीज हो गई। मतलब या तो वो चीज आपको खुश कर सकती है, जो चीज आपको पसंद, आप किस चीज को पसंद करते हो, जो आपको खुश करती है, या जिस चीज से आपको दुख मिलता है या थोड़ी परेशानी होती है ना, उसको आप नापसंद करते हो। जैसे कि मान लो कि अब मिर्च की चटनी है, किसी व्यक्ति को मिर्च की चटनी बहुत अच्छी लग सकती है, क्योंकि उसको खा करके उसके साथ में छाछ वाछ पी करके, राजस्थान क्षेत्रों में जैसे चटनी का बहुत लोगों को जो है पसंद होता है, तो उसको खाकर वो बड़ा खुश होता है, तो उसको चटनी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन किसी व्यक्ति को चटनी दुखदायी भी हो सकती है। अब किसी को पाइल्स है और अगर उसको चटनी हम खिला दे तो उसके साथ में समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो भावनात्मक पक्ष में पसंद या नापसंद का भाव हमारे पास होता है। और तीसरा जो इसका पक्ष होता है वो होता है व्यवहारात्मक पक्ष। उपस्थित ज्ञान और पसंद नापसंद। ठीक है, किसी भी विषय के प्रति उपस्थित ज्ञान और पसंद नापसंद के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, तो व्यवहारात्मक में आ जाता है अनुकूल अथवा प्रतिकूल व्यवहार। ठीक है, तो या तो आप उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे या आप उसके प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो या तो आप उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे या उसके प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। कुल मिलाकर के आप उस काम को करने में कितनी तत्परता दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, वो चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। कई लोगों में जो है बड़े दुर्व्यसन की आदत होती है। अब बच्चों को अक्सर पता होता है कि अगर मान लीजिए आप सिगरेट पियोगे तो सिगरेट के बहुत से नुकसान है कि नहीं, कि सिगरेट पीने से क्या होता है, सिगरेट पीने से स्मोकिंग करने से हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, कैंसर के खतरे होते हैं। और आज के समय में तो सिगरेट जैसी चीजें निश्चित रूप से हमको परेशान ही करती है, कोई आनंद इससे नहीं मिलता, क्षणिक एक आनंद मिलता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, व्यक्ति को उसके बहुत से नुकसान है। ये हम में से अधिकतर लोगों को पता है। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, ये हमारे ज्ञान की स्थिति है। हम में से अधिकतर लोग इसे पसंद भी नहीं करते। कोई हमारे बगल में अगर आकर के सिगरेट पिए तो हम क्या बोलेंगे, हम ना पसंद करेंगे कि उसको नहीं पीना चाहिए, हम इसी तरह का भाव हमारे मन में रखेंगे। ये तो हो गई आपके अंदर तक की बात। लेकिन उसके बावजूद कई लोग जो है ना सिगरेट पीते हैं, और वही लोग जिनको पता है, जो सिगरेट को पसंद नहीं करते, उसके बावजूद सिगरेट पीते हैं, तो उसके प्रतिकूल वो व्यवहार यहां पर करते हैं। ठीक है, तो बस यही है अभिवृत्ति। नहीं समझ में आई? कोई भी व्यक्ति कोई भी एक दिया हुआ टॉपिक या दिया हुआ जो विषय है, उस विषय के प्रति उसका संज्ञानात्मक पक्ष, मतलब वो क्या सोचता है, वो क्या विश्वास उसके बारे में रखता है, कितना ज्ञान उसको है, उसने उसके बारे में क्या धारणा बना रखी है। उसका भावनात्मक पक्ष, मतलब उसको वो पसंद है या नहीं है। और उसका व्यवहारात्मक पक्ष, मतलब वो उस उपलब्ध ज्ञान और उसकी पसंद के आधार पर उसको या तो उसके प्रतिकूल व्यवहार करेगा या उसके अनुकूल व्यवहार करेगा। ये जो तीनों चीजें हैं, इनका जो समुच्चय है, इनका जो एक इकट्ठा जो लास्ट में जाकर के जो निकलता है निष्कर्ष, वही आपका किसी विषय के प्रति होता है एटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं अभिवृत्ति। तो अब देखिए कि कोई व्यक्ति है जिसको एक गरीब व्यक्ति दिखता है, और उस गरीब व्यक्ति को देख करके, उस व्यक्ति की स्थिति को देख करके, उसके बारे में एक जानकारी प्राप्त करके, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को उस दरिद्रता से निकालना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है, तो वो पसंद करता है कि उसको बाहर निकाले, और इसके लिए वो व्यवहार में उसकी मदद करता है। तो यहां से आपको उस व्यक्ति के गरीबों के प्रति एटीट्यूड या गरीबों के लिए जो मदद करने के भाव है, उस एटीट्यूड का पता चलता है। तो क्या अब दोबारा से आपको कभी किसी व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि देखो कितना एटीट्यूड है? तो क्या एटीट्यूड किसमें नहीं है? आप जो कोई काम करते हैं, आप जहां कहीं व्यवहार करते हैं, वहां पर दरअसल आप अपने एटीट्यूड का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। मैं इस कक्षा को पढ़ाने के दौरान भी अपने एटीट्यूड का प्रदर्शन कर रहा हूं, और आप इस कक्षा को देखने के दौरान भी अपने एटीट्यूड का प्रदर्शन कर रहे हो। तो एटीट्यूड, अभिवृत्ति, जब तक मनुष्य सोचता है और जब तक मनुष्य व्यवहार करता है, हर पल उसके साथ रहता है। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड किसी भी विषय के प्रति व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक पक्षों का समुच्चय है। ठीक है, तो परिभाषा में बोलेंगे
एक ऐसा तंत्र जो किसी भी विषय के प्रति व्यक्ति के इन तीनों पक्षों को दर्शाता है, वही दरअसल आपका एटीट्यूड है। क्लियर हो गया एटीट्यूड? बिल्कुल सिंपल सी टर्म है। एटीट्यूड किसे कहते हैं वो जहां तक मुझे पता है इसके साथ आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए अब जैसे कि एक और हम उदाहरण देख सकते हैं एटीट्यूड का। सपोज कीजिए एक शब्द दे दिया मैंने आपको, वृक्षारोपण। ठीक है, अब वृक्षारोपण जो है, वृक्षारोपण को लेकर के अगर मैं बात करूं तो आपको ज्ञान है वृक्षारोपण के बारे में। वृक्षारोपण क्या है, वृक्ष लगाने चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, वृक्ष लगाने के तरीके क्या होने चाहिए, ये सब आपको पता है। ठीक है, उसके बाद भावनात्मक पक्ष, या तो आपको वृक्ष लगाना पसंद होगा या आपको वृक्ष लगाना पसंद नहीं होगा। अमूमन हर व्यक्ति को वृक्ष लगाना पसंद है, लेकिन फिर आता है व्यवहारात्मक पक्ष। आप या तो वृक्ष लगाएंगे या आप वृक्ष नहीं लगाएंगे। ठीक है, दोनों चीजें। तो एटीट्यूड दरअसल आपके अंदर तक सीमित नहीं है। एटीट्यूड आपकी सोच और आपकी पसंद और नापसंद को आपके व्यवहार में दिखाने का काम करता है। तो या तो आप पेड़ लगाएंगे, अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आपकी वृक्षारोपण के प्रति कैसी अभिव्यक्ति हो गई, सकारात्मक। तो आपकी अभिवृत्ति कैसी कहलाएगी, सकारात्मक। वो लोग बोलेंगे ही हैज एन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, वृक्षारोपण या वनीकरण की दिशा में उस व्यक्ति के पास में एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, और अगर आप नहीं लगाते हैं पेड़, आप देखते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप पसंद भी करते हैं, उसके बावजूद आप जो है क्या करते हैं, पेड़ नहीं लगाते, तो इसका मतलब आपका वृक्षारोपण के प्रति नकारात्मक जो है अभिवृत्ति है, नकारात्मक भाव लेकर के आप काम कर रहे हैं। सिगरेट के लिए, स्मोकिंग के लिए जैसा मैंने बताया, तो धूम्रपान को लेकर के आप कितना भी ज्ञान रखें, आप पसंद करते हो या नापसंद करते हो, लेकिन बाद में आपका जो व्यवहार है, ठीक है, उसमें उसका जैसा प्रदर्शन हो रहा है, उसी के आधार पर व्यक्ति क्या करेगा, आपकी अभिवृत्ति को तय करेगा कि आपकी उसकी सकारात्मक अभिव्यक्ति है या नकारात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो यहां से क्लियर होना चाहिए अभिव्यक्ति हम किसे कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, अभिवृत्ति का मतलब है किसी भी व्यक्ति की किसी भी विषय के प्रति विचार, विश्वास, धारणा, समझ, संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, उसकी पसंद या नापसंद, ठीक है, इसको बोलेंगे हम भावनात्मक पक्ष, और उसके प्रति अनुकूल और प्रतिकूल व्यवहार या फिर उसके प्रति कार्य करने की तत्परता, यह हो गया व्यवहारात्मक पक्ष। इन तीनों के समुच्चय तंत्र को ही हम अभिव्यक्ति के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया? ये कुछ और भी उदाहरण आप देख सकते हो। तो अभिवृत्ति को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सभी प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये टॉपिक्स किसी और विषय में नहीं पढ़ाए जाते हैं। आप देख लीजिए, आप नीचे तक जितने भी एग्जाम्स देखेंगे, अदर कोई भी एग्जाम सिविल सेवा के अलावा जो देखते हैं, वहां पर आपको इस तरह की चीजें पढ़ने को नहीं मिलती है। लेकिन सिविल सेवा में इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सिविल सेवा में रहते हुए आपको अलग अलग वर्गों के साथ काम करना पड़ता है। बहुत सी विविधता हमारे समाज में है, उनके साथ आपको काम करना पड़ता है। तो वहां पर आप कोई परसेप्शन लेकर नहीं चल सकते। ठीक है, आप दिमाग में एक गलतफहमी लेकर के नहीं चल सकते, और अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो डेफिनेटली इससे आप अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आप में चीजों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का होना भी जरूरी है। तो उसके लिए यह जरूरी है कि आप ये समझें कि अभिवृत्ति क्या होती है। तो आपकी अभिवृत्ति का सबसे पहली बात तो यह कि आप एक बड़े पद पर होते हैं, तो आपके व्यवहार का प्रभाव निचले वर्गों पर पड़ता है। लोग आपसे प्रेरणा पा करके और वर्क करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी टॉपिक के प्रति रखते हैं तो उससे क्या होता है, वहां पर लोग भी जो हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो जनता आप पे विश्वास करती है, वो आपके पीछे पीछे हो लेती है। और अगर जैसे कोरोना है, हम बात करते हैं कि कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, कोरोना एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि हवा के माध्यम से स्प्रेड होता है, और उसमें 4 चीजें, मास्क लगाना, ठीक है, टीकाकरण, वेंटिलेशन और सैनिटाइजेशन, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए पब्लिक प्लेस में आपको पता है कि टीकाकरण, इसमें कोरोना में क्या क्या चीजें चाहिए, आप पसंद भी करते हैं, लेकिन ठीक है, हाँ सॉरी,
आपको सारी जानकारी है कि कोरोना जो है उसको लेकर के क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, लेकिन आप मास्क लगाना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो हो गई नकारात्मक। और फिर यहां से आप व्यवहार भी क्या करते हैं, नकारात्मक करते हैं, बिना मास्क लगाए घूमते हैं। तो आपकी इस मुद्दे पर, कोरोना पर, एक नकारात्मक अभिवृत्ति है जो कि समाज के लिए गलत हो सकती है। क्योंकि आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें मास्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप खुद लगा के नहीं घूम रहे। लेकिन हो सकता है आपको पता है, विचार विश्वास आपको सब पता है कोरोना के बारे में, आप नापसंद करते हैं भावनात्मक रूप से, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या करना पड़ता है, उसके अनुकूल व्यवहार करना पड़ता है, आपको मास्क लगा के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप एक सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले व्यक्ति, भले ही आपको पसंद ना हो, उसके बावजूद आप जो है अपनी अभिवृत्ति में, अपने व्यवहार में उसका प्रदर्शन किस तरह से करेंगे कि लोगों को एक मैसेज जाए कि देखो हम भी मास्क लगा रहे हैं, तो आप भी लगाइए, चाहे पसंद हो चाहे नहीं हो, क्योंकि ये जरूरी है। तो हम अब वहां पर अगर आपका व्यवहार अनुकूल है तो आपकी अभिवृत्ति सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपने व्यवहार में उचित प्रदर्शन किया। ठीक है, कई चीजों से हमें कष्ट मिलता है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं, जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करने के दौरान आपको सोना नहीं मिलेगा, और भी बहुत सी दिक्कतें होगी। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आप कई बार जो है परेशान होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप एक सकारात्मक अभिवृत्ति बनाए रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसे को हम कहते हैं अभिवृत्ति। क्लियर? अब यहां से हम देख लेते हैं कि अभिवृत्ति की परिभाषाएं क्या क्या होती है, तो सॉरी, अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अभिवृत्ति की विशेषताएं। ठीक है, अभिवृत्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली बात, तो जब हमने शुरुआत की अभिवृत्ति के बारे में, तो हमने देखा कि अभिवृत्ति किसके बारे में होती है, किसी न किसी विषय के बारे में। तो विषय जरूरी है। तो पहला, अभिवृत्ति का कोई ना कोई विषय होता है। अभिवृत्ति का एक कोई ना कोई विषय जरूर होता है। ठीक है, तो पहला, कोई ना कोई विषय होता है। बिना विषय के आप अभिवृत्ति बना ही नहीं सकते। अभिवृत्ति आपकी किसी न किसी विषय के बारे में होगी, बिना विषय के अभिवृत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात है, ये अर्जित होती है। अभिवृत्ति अर्जित होती है। अर्जित मतलब आप अपने वातावरण से इसको प्राप्त करते हैं। अब कोई बच्चा मां के पेट में तो ये चीजें सीख कर नहीं आता है, ठीक है, कि किस चीज के प्रति कैसा व्यवहार करना है। छोटा बच्चा कोरे कागज के समान है, ठीक है, उसको जैसा आप बनाएंगे वैसा वो बन जाएगा। अगर आप बच्चों को शुरुआत से ये सिखाएंगे कि अपनी जो है बहनें हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार करो, तो वो महिलाओं को हेय दृष्टि से देखेगा, पितृसत्तात्मकता की ओर बढ़ेगा। लेकिन यदि आप अपने बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे और बच्चों को ये सिखाएंगे उनकी जो है घर में महिलाओं का भी सम्मान हो और महिलाओं को बराबर का आदर मिलना चाहिए, स्थिति मिलनी चाहिए, तो महिलाओं के प्रति उनका कैसा व्यवहार, अभिवृत्ति विकसित होगी, सकारात्मक अभिवृत्ति। तो वातावरण के आधार पर, ठीक है, तो वातावरण के आधार पर इसको सीखा जाता है। वातावरण का प्रभाव होता है। तो व्यक्ति की अभिवृत्ति के विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव यहां पर होता है। ठीक है, चौथा है, अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत स्थिर होती है। स्थिर होती है। स्थिर होने का मतलब है कि किसी चीज के प्रति आपने एक बार जो परसेप्शन बना लिया है, जो आपने एटीट्यूड विकसित कर लिया है, वो एटीट्यूड लंबे समय तक बना रहता है। उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं, देश के अंदर जो है लोगों के दिमाग में स्वच्छता को लेकर के किस तरह का माहौल था वो हमने देखा, लेकिन बाद में अचानक से एक घटना हुई, स्वच्छ भारत अभियान के रूप में सरकार के कुछ प्रयास हुए और उस अभिवृत्ति में बदलाव हुआ। तो अभिवृत्ति अपेक्षाकृत स्थिर होती है, लेकिन किसी घटना की वजह से इसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन किसी घटना से बदल सकती है। किसी घटना से बदलाव संभव है। तो यही तो हुआ, स्वच्छ भारत मिशन की वजह से कई लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अब लोग जो है स्वच्छता को एक अलग नजरिए से देखने लगे हैं
लोगों का स्वच्छता के प्रति नजरिया बदल गया है। अब लोग उसके प्रति और अधिक जिम्मेदार हो गए हैं और स्वच्छता को लेकर के हमारा अब व्यवहार भी जो है उसमें परिवर्तन हुआ है। तो पहले हम भी जानते थे कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए, कचरा फैलाना हम पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो है ना चलते फिरते बस से या कार से जो है अपना कचरा फेंक ही देते थे। लेकिन जैसे ही इसको लेकर के माहौल को बदला गया, वातावरण को परिवर्तित किया गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी अभिवृत्ति भी चेंज होने लगी। तो यह भी एक यहां पर प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, अभिवृत्ति में मोटिवेशनल फैक्टर होता है। अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक तत्व पाया जाता है। अभिप्रेरणात्मक तत्व का मतलब क्या है? अभिवृत्ति आपको अक्सर मोटिवेशन प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि आपका किसी भी विषय के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, जैसे कि सर्वधर्म समभाव की भावना को आप समझते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आप उसको पसंद करेंगे और जब आप उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे तो लोगों के लिए वो प्रेरणादायी होगा। लोग जब उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से लोग उसकी ओर अग्रसर होंगे और आपकी वजह से आपको खुद को भी इससे अभिप्रेरणा मिलेगी और आप समाज को भी इससे जो है प्रेरित कर पाओगे। तो अभिवृत्ति क्या करती है? अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक या मोटिवेशनल फैक्टर भी होता है, जहां से अभिवृत्ति बाकी लोगों को भी कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो अगर अभिवृत्ति में बदलाव किया जाए और उसको नकारात्मक से सकारात्मक किया जाए तो समाज में भी बड़े बड़े बदलाव संभव हैं। क्लियर है? तो क्या क्या देखा हमने आज की कक्षा में? हमने देखा अभिवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति क्या होती है। तो अभिवृत्ति से तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय के प्रति उसकी क्या सोच है, संज्ञानात्मक रूप से वो क्या सोचता है, भावनात्मक रूप से वो क्या सोचता है और व्यवहारात्मक रूप से वो कैसा प्रदर्शन करता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं अभिवृत्ति। एक टर्म से आप इसका अंतर जरूर समझें, विश्वास। ठीक है, विश्वास को क्या बोलते हैं? बिलीफ। तो अभिवृत्ति में और विश्वास में क्या अंतर है, यह भी आपके दिमाग में आएगा बार बार कि मनोवृत्ति में और विश्वास में क्या अंतर है। बिल्कुल सिंपल सा एक अंतर है दोस्तों। दरअसल जो विश्वास है इसमें यह फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, जैसे कि आपको विश्वास है कि अंतरिक्ष में जो है अरबों तारे हैं। क्लियर है? अब यहां पर पसंद नापसंद का कोई भाव थोड़े है, हो तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। आपका यह विश्वास है कि भाई जो है अंतरिक्ष में अरबों तारे हैं, तो आप ये मानते हैं कि नहीं भाई मैं मानता हूं भाई अंतरिक्ष में तारे हैं, तो वहां पर आपको इसका ज्ञान है। हो सकता है आपने कहीं पर पढ़ा हो उसके बारे में, आपको किसी ने बताया हो, तो आपको ये है। और व्यवहार में भी आप लोगों को कहते फिरते हैं कि हाँ भाई अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर पसंद या नापसंद का किसी तरह का कोई भाव नहीं होगा। तो विश्वास जब भी हम बात करेंगे तो विश्वास में केवल जो ये भावनात्मक पक्ष है, भावनात्मक जुड़ाव आपका उस विषय से नहीं होता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हैं तो वहां पर आपका भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। अब आप इसको एक और शब्द से कंफ्यूज ना करें जिसको हम बोलते हैं आस्था। ठीक है, एक शब्द और बनकर आता है जिसको हम बोलते हैं आस्था, फेथ। ठीक है, आस्था में क्या होता है, अब विश्वास आप ईश्वर पर करते होंगे, ठीक है, लेकिन यदि आप भगवान में आस्था रखते हैं तो आप हो गए आस्तिक। ठीक है, आस्था कौन रखेगा? जो आस्तिक है, जो उस चीज में विश्वास रखता है। तो जब आप आस्था रखते हैं तो आपका फिर भावनात्मक पक्ष भी वहां पर आ जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, आपका भावनात्मक पक्ष भी निकल करके बाहर आ जाता है और फिर क्या होता है, वहां पर आपका व्यवहार में भी इसका प्रदर्शन होने लगता है। तो विश्वास और आस्था, विश्वास में कोई भावनात्मक पक्ष नहीं होता, आस्था जो है वो भावनात्मक रूप से भी आप उस चीज से जुड़े होते हैं, आप उसमें विश्वास भी करते हैं और उसके साथ साथ आप उससे एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव भी धारण करते हैं। क्लियर है? तो आज की कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और हमारी जो अगली कक्षा होगी उस कक्षा में हम इसके तीनों घटकों पर बात करेंगे। तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और बने रहें इसी तरह। थैंक यू।